कैसे इतनी खूबसूरत हुई आप? शायद यही चीज़ें हैं वो जो मुझे अभी इस मुकाम पर ला के रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत है, उसमें काफ़ी मेहनत किया है मैंने। अगर आपका मन खूबसूरत है तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत खूबसूरत है। आपके पास स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो दुनिया में फिर आपकी इज्जत नहीं है। आपका मतलब पढ़ाई के पहले से मन था कि इस फील्ड में आना है, या फिर बाद में सोचा कि करते करते कि मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं? मैं एक छोटे से शहर मैंने अपनी स्कूल कंप्लीट की है। उस टाइम मुझे ब्यूटी के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो बचपन से ही प्रपोजल्स आने स्टार्ट हो गए होंगे। क्योंकि हर किसी से आपको कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा सीखने को तो मिलता है। जो आँख सेकना लड़कियां बोल के इजीली निकल जाते हैं कि हम तो बस वही आँख बोल सेक सकते हैं। नयन सुख। नयनसुख। एक टाइम पे था कि मैं बनूंगी। आपके इंस्टाग्राम डीएम्स में ज़्यादा भीड़ होती है या फिर आपके शॉपिंग कार्ट्स में ज़्यादा भीड़ होती है अमेजोन फ्लिपकार्ट में? लड़कियों को ना देख करके ही लोग आधा तो ऐसे ही परसेप्शन बना लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं एंगेज होंगी या कहीं ना कहीं रिलेशन में होंगी। आपके मतलब लव लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, आपकी जर्नी है। दिल दहला देने वाली चीज़ थी, तो सच में मेरे आंखों से आंसू आ गए थे उस टाइम पे। स्पिरिचुअल जर्नी में आप अभी और आगे जाना चाहती हैं? बिल्कुल। आपका शादी को लेके अभी मतलब नियर फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट है? आपको इच्छा है या खुद की इच्छा नहीं है? चीज़ें इतनी ख़राब होते जा रही है ना कि देख देख के डर लगने लग गया है। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और पूरी गलती पेरेंट्स की होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ इस एज में बच्चे को क्या समझ है पेरेंट्स की? आज स्वागत है आप सभी का TSS के लव स्पेशल एपिसोड में। आज हमारे साथ में जो गेस्ट है वो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट हैं और मेकअप की फील्ड में काफ़ी समय से काम कर रही हैं। साथ में मॉडलिंग की फील्ड में भी उन्होंने साथ में एंटर किया था। अप्रॉक्स 5 इयर्स हो गए उनको इस फील्ड में। एंड कमिंग फ्रॉम माई एजुकेशनल फैमिली, उसके बाद इस फील्ड में एंटर करना और इतनी चीज़ें करना, सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं हमारे शो पे। तो राखी जी, आपका स्वागत है द सौभाग्य शो पे। थैंक यू सो मच। सो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? वाइब कैसी लग रही है? पॉजिटिव वाइब है काफ़ी। हाँ जी। और ये आपका सेकंड पॉडकास्ट है? हाँ, है ये ना? मेरा सेकंड पॉडकास्ट। सो जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो कैसे इतनी खूबसूरत हुई आप? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ हम्म, कि देखने वालों की आंखों में खूबसूरती होती है, और मैं इस Okay. बात पे बहुत विश्वास भी रखती हूँ। हाँ जी। अगर आपका मन खूबसूरत है तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत खूबसूरत है। तो बस यही कह सकती हूँ मैं। आपसे कल जब मैं शो पे पहली बार आपको देखा, मिला, थोड़ी बहुत बातें हुई, तो कई लोग होते हैं ना, मैक्सिमम जितना मैं लोगों से मिला हूँ, जिन लोग ज़्यादा ब्यूटीफाइड होते हैं, गॉड्स ग्रेस, वो लोग ब्रेन उतना ज़्यादा नहीं रख पाते हैं। बट यू आर ब्यूटी विद ब्रेन, सो मतलब लिटरली ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। ओके। हाँ जी। शायद यही चीज़ें हैं वो जो मुझे अभी इस मुकाम पर ला के रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत है, उसमें काफ़ी मेहनत किया है मैंने। कि क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बाहरी खूबसूरती मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी अंदर की खूबसूरती मेरे लिए मायने रखती है। और खूबसूरत होना ही एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्यूटी विद ब्रेन की बात जैसे आपने कही, तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो दुनिया में फिर आपकी इज्जत नहीं है। हाँ जी। आप बेहतर जानते होंगे। सो आपने स्टडीज़ ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा किया हुआ है? मास्टर्स कंप्लीट है। मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, उसके बावजूद इस फील्ड में आना, और आपका मतलब पढ़ाई के पहले से मन था कि इस फील्ड में आना है, या फिर बाद में सोचा कि करते करते कि मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं? मैं एक छोटे से शहर मनिंद्रगढ़ से मैंने अपनी स्कूल कंप्लीट की है। केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट थी मैं। और उसके बाद फिर मुझे घर वालों ने भिलाई पढ़ने के लिए भेजा था। ओके। तो मेरा कॉलेज भिलाई में हुआ, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों। उसके बाद हुआ था कि जब मैं एमकॉम प्रीवियस ईयर में थी, तो मुझे एज अ मॉडल एक सैलून वालों ने कांटेक्ट किया था कि मतलब आपका बहुत ही फोटोजेनिक फेस है। तो उस टाइम मुझे ब्यूटी के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। इतना इंडस्ट्री में मतलब इतना ग्लैमर है, उसकी इतनी वैल्यू है। तो जो मेरी गुरु माँ हैं मेकअप आर्टिस्ट, जिनसे मैंने सीखा है, और लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने उनको मेंशन किया था। लकीली आज मुझे फिर उनको मेंशन करने का मौका मिल रहा है। तो उनकी ही मैं फर्स्ट टाइम पे मॉडल बनी थी। तो जब उन्होंने मेरा मेकओवर किया तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मैं इतनी प्यारी दिख रही हूँ।
तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो मेरी कहीं ना कहीं मेकअप की इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए। ओके। तो उस टाइम ही मैंने सोच लिया था कि मुझे तो मेकअप का कोर्स करना है। मतलब मास्टर्स के पहले या बाद में? मास्टर्स करते टाइम ही। एमकॉम मास्टर्स करने से पहले ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा कि मेकअप की नहीं फील्ड में? नहीं 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 तो शायद मास्टर्स बिल्कुल नहीं भी करते, है ना? ऐसा नहीं है, मैं ग्रेजुएशन के बाद ना नहीं पढ़ना चाहती थी, मतलब कुछ अलग करना है, कुछ दूसरे फील्ड में जाना है, ऐसा था। बट बताया मैंने आपको कि मेरे पापा हेडमास्टर हैं, मेरी मम्मी भी पहले टीचर हुआ करती थी, भैया भी मेरे इंजीनियर हैं, तो उनकी भी मतलब पढ़ाई इंजीनियरिंग से कंप्लीट हुई है। तो घर वालों का ऐसा था कि नहीं, अदर फील्ड में नहीं जाना है, आप किसी बैंकर बनो या फिर गवर्नमेंट सिविल सर्विस ऑफिसर, इन सब चीज़ों की तैयारी करो। और मेरा इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने उनको तब किन चीज़ों में इंटरेस्ट था? मतलब मेकअप तो तब नहीं था आपने बताया, हाँ, तो कुछ तो होगा और के दिमाग में, मुझे ऐसी फील्ड ऐसा या ना कुछ पर्टिकुलर नहीं था मेरे नहीं माइंड था, में, बट बट ये था कि पढ़ाई से कुछ हट के अलग कुछ करना है कि हाँ। हाँ, एक टाइम पे था कि मैं बैंकर बनूंगी, क्योंकि बीकॉम और एमकॉम अगर आप किसी के सामने बोलते हो तो हर किसी के दिमाग में पहली चीज़ें वही आती हैं, बैंकिंग या फिर सीए बनना, सीएमए करना। बट मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो अलग करना है। एक्चुअली मेरा था बचपन से कि मुझे आर्ट्स लेके पढ़ाई करनी है, बट स्कूल में मुझे आर्ट मिला नहीं, आर्ट सब्जेक्ट था ही नहीं वहाँ पे, तो फिर और आर्टिस्ट्री से काफ़ी मिलता जुलता हुआ पूरा मिलता हुआ। तो आपने कॉमर्स में कंप्लीट किया चीज़ें? हाँ, मैंने कॉमर्स में ही किया है। कॉमर्स में तो लड़के काफ़ी हैं, तो बचपन से ही प्रपोजल्स आने स्टार्ट हो गए होंगे। देखिए इन सारी कैसी चीज़ों थी में कॉलेज लाइफ? कैसी थी? कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं बहुत ही इनोसेंट स्टूडेंट हुआ इस करती तरीके थी। से जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसे प्रपोजल्स या फिर रिक्वेस्ट या चीज़ें आती होंगी ना उस समय? ये सारी चीज़ों पे ना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, ये मुझे मेरे फ्रेंड्स आके बताया करते थे। अच्छा, कि तब तुझे ज़्यादा पता सीधे थे है आप। वो मैं अभी भी हूँ। ओके। तो बीइंग अ गर्ल, आपसे मेरा मतलब एक सवाल है कि आप एक लड़की हो, लड़कों के हाय का रिप्लाई करना इतना मुश्किल क्यों होता है आप लोगों के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं दिमाग में, और सबसे पहली बात तो मैं अननोन लोगों से बात नहीं करती जल्दी, ठीक है? तो कैसे मिलोगे फिर नए लोगों से? मिलना तो ज़रूरी है ना? ठीक है, और मैं ऐसे फील्ड में हूँ कि मुझे हाँ, आपको तो हमेशा सामने बिल्कुल। से हाँ, जाके हमारी फील्ड्स में बहुत ज़रूरी करना है। ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सामने से बातचीत नहीं करेंगे तो फिर हम मार्केटिंग कैसे कर पाएंगे, हम कैसे अपना काम लोगों तक पहुंचा पाएंगे? तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैं थोड़ा अभी शायद बाहर निकल गई हूँ, मैं लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो अभी सारी चीज़ें ईजी हैं। फेमिनिस्ट भी हो आप शायद? थोड़ा बहुत हवाओं में सुना है मैंने ये। अच्छा, सही सुना है आपने। तो क्यों आपको बोला जाता है फेमिनिस्ट? इसलिए बोला जाता है ना कि शायद मैं लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेती हूँ, जो भी वेमेन हैं, जो भी काम कर रही हैं, बहुत एक अच्छे मुकाम पे हैं या नहीं हैं और करना चाहती हैं, और किसी भी वेमेन के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे एकदम जाकर के बोल देना, और गलत है मतलब गलत है, ऐसा रहता है मेरा। मैं नहीं सह सकती, वो मेरे घर पे हो या बाहर अननोन हो कोई, तो शायद इस वजह से। और बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा फेमिनिज्म मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत फेमिनिस्ट है। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी, मतलब बहुत ज़्यादा होने से फिर क्या होता है ना कि हम हर चीज़ को रिजेक्ट करने लगते हैं जो अच्छा भी हो, हम उसके भी ढूंढ रहे होते हैं इसमें भी कुछ तो गलत होगा, एक शक की नज़र से देखते हैं लड़कों को, या फिर जो पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं उनको भी कोशिश करते हैं कि उसमें और क्या बुराई होगी, इतना परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, काइंड ऑफ। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं कभी किसी के अंदर बुराइयां नहीं ढूंढती हूँ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। जब तक मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, जब तक मैं उनको पहचान रही हूँ, समझ पा रही हूँ क्या है कैसा है, गुड एंड बैड, तो मैं मतलब हमेशा सामने वाले के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर किसी से आपको कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा सीखने को तो मिलता है ना? बिल्कुल। आपके इंस्टाग्राम डीएम्स में ज़्यादा भीड़ होती है या फिर आपके शॉपिंग कार्ट्स में ज़्यादा भीड़ होती है अमेजोन फ्लिपकार्ट में? शॉपिंग कार्ट्स। डीएम से भी ज़्यादा? एक्चुअली वो ना इग्नोर करती हूँ मैं उन चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाऊंगी तो मैं अपनी चीज़ों को कब टाइम दूंगी, मैं अपने काम कैसे करूँ? आप अभी फुल टाइम मेकअप आर्टिस्ट और मॉडलिंग में ही, मॉडलिंग भी मेरे हिसाब से आप ग्रूमिंग ज़्यादा देते हो अब, है ना? एंड फुल टाइम मेकअप आर्टिस्ट में ही आपका पूरा फोकस है ना? सो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, एक्चुअली लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और इतना क्यों बिजी होते हैं? मतलब मेरे कुछ मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, कभी भी कॉल करो तो अभी बात नहीं हो पाएगी, तभी बात नहीं हो पाएगी, अभी नहीं मिल सकते, बहुत ज़्यादा क्लाइंट वर्क। तो इतनी एक तो डिमांड है क्या मेकअप आर्टिस्ट की आज के डेट पे भी? बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये बढ़ते जा रही है। हाँ, ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है एक्चुअली अभी मेकअप का। तो जैसे जब मैंने मेकअप सीखा था 2020 में, तो उस टाइम 2019 में सीखा था मैंने, और 2020 में जस्ट कोविड आ गया था मार्च में, फिर उसके बाद
काफ़ी हमारा मार्केट पूरा बंद हो चुका था, बट सबने दिमाग लगाया, ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया और एकदम स्पीड स्पीड आ गई। ग्रोथ हुआ सबका काफ़ी। उस टाइम से ही मेकअप का आप लोगों ने देखा होगा, लाइक अभी लास्ट 4-5 ईयर से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है मेकअप इंडस्ट्री। और जैसे वेडिंग सीजन्स आते हैं, और आजकल सिर्फ ऐसा नहीं रह गया कि वेडिंग सीजन्स में ही मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, आजकल सारे नॉर्मल ओकेजन्स में भी लोगों को मेकअप चाहिए। हाँ, आजकल किटी पार्टीज़ में भी जा रही हैं फीमेल्स, तो उनको भी लगता है थोड़ा सा एक नो मेकअप लुक करके चले जाएँ, या फिर फ्री टाइम में मेकअप आर्टिस्ट अपनी क्लासेस लेते हैं, अपने बैचेस लेते हैं। तो इसलिए मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि मेकअप आर्टिस्ट बहुत बिजी, और एक्चुअली वो होते हैं। बट बिजी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड से बिजी है, बट मेकअप आर्टिस्ट लोग अभी बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है बडिंग स्टेज है इस इंडस्ट्री का, मेकअप इंडस्ट्री का। भले ये 5-6 साल से बहुत स्कोप में है, लेकिन अभी ग्रोथ चल रहा है। स्टैग्नेंट होने में इसको बहुत टाइम लगेगा कि जब ग्राफ प्लेन हो जाएगा। अभी ग्राफ ऊपर ही चल रहा है, एंड जितने भी लोग सीख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, सभी का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। और सबसे ज़्यादा वेडिंग सीज़न में ही आप लोगों का मतलब भीड़ हो जाती है जो बोलते हैं तो धन भी आता होगा काफ़ी तो उसके बाद देखिए 12 मंथ्स तो हम काम नहीं करते इतना जितना हम वेडिंग के टाइम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो हैं कुछ मंथ्स जिसमें हम बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है मेकअप लेना क्लाइंट्स के लिए, और हम बैचेस भी लेते हैं अपनी एकेडमीज़ में, बच्चे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट का आफ्टर वर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट को आपने देखा होगा जो कंटेंट्स बनाते हैं, है ना, पीआर पैकेजेस वगैरह उनके पास आते हैं, उसके पीछे वो ब्यूटी और मेकअप कॉस्मेटिक्स के ऊपर बातें करते हैं। तो कंटेंट क्रिएट करना इजी तो नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है, एडिटिंग करनी होती है, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो बस इन सारी चीज़ों में उनके पास जब फ्री टाइम होता है तो वो ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है काफ़ी बिजी रहते हैं। जनरली आपने बताया कि बहुत ज़्यादा आप लड़कों के डीएम को या फिर इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करके दिखाते हो, तो ऐसे कैसे कोई लड़का अप्रोच करे एक लड़की को कि क्रीप ना लगे? वो कौन सा अप्रोच होगा? कभी तो लड़कों को अप्रोच करना पड़ेगा। एक तो एक और चीज़ भी है कि लड़कियां अप्रोच क्यों नहीं करती है, एंड जब लड़के करते हैं तो लड़कियां क्या एक्सपेक्ट करती है? इसका सवाल, ये सवाल थोड़ा ये सवाल का डिफिकल्ट जवाब है। आज देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग ने बहुत बनाया हुआ है ना कि लड़के आते हैं अप्रोच करते हैं, तो फर्स्ट ही में हो जाता है कि यार नहीं नहीं नहीं, सामने से अप्रोच कर दिया, नहीं करे तो आप सामने से अप्रोच करते भी नहीं हो, तो ऐसे बात कैसे बढ़ेगी आगे? देखिए मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ओके, गर्ल कम्युनिटी होता है ऐसा बहुत, मतलब लड़कियों के अंदर ऐसा एक, मुझे लगता है शायद एक डर होता होगा कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि अगर आप किसी एक रिश्ते में बंधना चाह रहे हैं, आपको अगर किसी से प्यार है तो आपको ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम के लिए हो तो बेहतर है, हमेशा ये मेरे साथ रहे। हाँ जी। तो बहुत ऐसी और आजकल आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं कुछ गलत फहमियों के कारण। तो शायद कहीं ना कहीं ये डर हर किसी लड़की के मन में आज के डेट में आ चुका है। तो लड़के लड़कियों को क्या अच्छा वे हो सकता है अप्रोच करने का, या कौन सा ऐसा वे है जो कभी आपके साथ हो तो आपको लगा हो कि हाँ ये एक अच्छा तरीका था कि कोई लड़का आपको ऐसे अप्रोच करे? बिकॉज डीएम्स पे तो बहुत भीड़ है ना, और सब लोग सेम ही चीज़ लिख रहे होते हैं जनरली गर्ल्स के डीएम्स में। मैं आपको अपने डीएम्स दिखाऊंगी, आप देखिएगा, ऐसा कोई नेगेटिव डीएम नहीं मिलेगा आपको। नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी नहीं मिलेगा आपको। आप सच में सोच में पड़ जाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, इस पॉडकास्ट के बाद उम्मीद करते हैं कि आपके डीएम्स भरे रहे। मैं नहीं चाहती। नहीं, लेकिन हार्ड टू बिलीव, इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि बहुत नॉर्मली भी जब देखते हैं हम लड़कियों के डीएम्स में तो बहुत चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं। देखिए एक्चुअली ना, एक लड़कियों को ना देख करके ही लोग आधा तो ऐसे ही परसेप्शन बना लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं एंगेज्ड होंगी या कहीं ना कहीं रिलेशन में होंगी, ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होगा इनका। तो कुछ लोग तो ऐसे ही सामने से बात नहीं करते, और अच्छा है अगर लोग ऐसा सोचते हैं। तो मेरे लिए पर्सनली अच्छा है। आप चाहती हैं कि आपके जीवन में कोई दूसरा या कोई पहला या कोई भी ना आए? अच्छा। अभी ना एक्चुअली मैं एक माइंड मेकअप करना होता है ना आपको इन सारी चीज़ों के लिए, तो मैं मेंटली उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं नहीं संभाल पाऊँगी। बट अगर रिश्तों को संभालना इतना मुश्किल क्यों? मतलब कुछ रिश्तों में तो हम अपने जन्म से बंधे होते हैं ना, मतलब जो माँ बाप भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं, तो एक और नया रिश्ता ऐड करने से हम इतना क्यों डरते हैं? और वो खोने का डर, वो डिटैचमेंट या फिर वो नॉन अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं एक रिलेशन में? मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूँ, आप भी रहिए,
और ऐसा होता है ना कि किसी भी रिश्ते में शुरुआती दौर बहुत ही खूबसूरत होता है ना, बिल्कुल। कुछ मंथ्स तक बटरफ्लाई एक दो स्टेज। साल, हाँ एग्जैक्टली तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो शुरुआत में ही ऐसा क्यों है, आप उस चीज़ को स्मूथली लास्ट तक लेकर जा सकते हैं। और ये मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमको हर चीज़ 50-50 चाहिए होती है, बट मैं इस चीज़ में कभी बिलीव नहीं करती हूँ। कई बार आप 60 होते हैं, कई बार आप 40 होते हैं, कई बार अगर मेल 90 है तो आप 10 हैं और वो कई बार ऐसा होता है कि मैं 100 दे रही हूँ बट वो 0 है, उस टाइम पे भी आपको उनका सपोर्ट करना है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप हर बार 50-50 एक्सपेक्ट करके चलेंगे तो दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। हमारे साथ घर में भी तो ऐसा होता है ना कि बहुत बार हमारे पेरेंट्स हमारी बातों को नहीं समझ रहे होते, तो क्या हम उनको छोड़ देते हैं, हम उनका घर छोड़ के बस चले जाते हैं। वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हमारे पास ऑप्शन है तो हम इजीली एक मूव आउट ले लेते हैं कि ठीक है ऑप्शन है तो हम ब्रेकअप कर सकते हैं। कोई भी एक इंसान का जनरली किसी एक इंसान के डिसीजन से वो स्टार्ट होता है ब्रेकअप, एंड उसके बाद फिर दोनों का कई बार म्यूचुअल हो जाता है, कभी कभी एकदम ही लड़ाइयाँ होकर ख़त्म होती हैं, कई बार एक इंसान एक साल तक पीछे होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ब्रेकअप में और अलग अलग टाइप के होते हैं। फ़िलहाल तो बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को लगता है कि वो प्यार है लेकिन वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और प्यार को आपके हिसाब से प्यार क्या है? प्यार मेरे हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चन एज अ एक्चुअली। फीलिंग। खूबसूरत एहसास है निस्वार्थ भाव से प्यार किया जाए तो बेहतर है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए सामने वाले से। स्वार्थी भाव से तो प्यार हुआ ही नहीं ना। लोगों के लिए ये लोगों ने ये बना के रखा हुआ है। सब हर लोगों ने नहीं बना रखा है ये सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी भी रिश्ते में या फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, तो पेरेंट्स को ही ले लीजिए ना। पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते क्या कि हम उनके लिए ये करें, हम उनके लिए ये करें, बट ठीक है जो उन्होंने हमारे लिए किया वो तो हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते। और रिलेशनशिप की बात में अगर कहूँ तो मैंने देखा है जहाँ तक कि लोग ना हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने आज ये किया तो कल ये भी कुछ करेगी मेरे लिए या करेगा मेरे लिए, तो क्यों है ये? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे ये लगता है प्रायोरिटीज़ नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो भले ही जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो अगर आपकी शुरू से सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी रही है तो आप उसको वहाँ पे रहने दीजिए। ठीक है, आप अचानक से आप किसी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाने के बाद सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी कर देंगे तो मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। और अगर कर भी रहे हैं आप तो सामने वाले को ये एहसास मत होने दीजिए। लेकिन इसमें एक और पर्सपेक्टिव जिस पे हमने बात की, सेल्फलेस लव, अगर वो सेल्फलेस है, निस्वार्थ है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर ही क्यों रहे हैं, या इतना भी क्यों कि हम प्रायोरिटी में कल थे और आज नहीं हैं, आज हैं ही नहीं उसके लिस्ट में कि कहीं पे भी, तो भी हम अगर कई बार होता है ना जब हम किसी इंसान को बहुत प्यार कर रहे होते हैं और तब हम उसको अप्रोच भी नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग स्टेज के पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन तब भी हम प्यार कर रहे होते हैं 2 महीने 4 महीने, जो क्रश स्टेज बोल सकते हैं। तो जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं कि उसने मुझे नहीं दिया तो मैं भी अब नहीं करूँगा, या कई लोग नफ़रत में ही चल जाते हैं उल्टा। तो अगर वो निस्वार्थ है तो फिर तो ये होना ही नहीं चाहिए ना। जब ख़त्म भी हुआ तो आप उससे प्यार कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो वो आपकी मर्ज़ी है, आप मूव ऑन कर जाओ वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उस तरफ आप जितना प्यार उनसे किए थे वो तो हमेशा उतना ही रहेगा। तो इस केस में मतलब क्यों ऐसा हम बोलते हैं कि हम प्रायोरिटी में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या सेकंड थर्ड अगर हो गए तो भी दिक्कत है? दिक्कत नहीं है कुछ, मतलब आपके जगह पे उस पोजीशन में अगर कोई और आ रहा है तब वो ऑफ कोर्स एक दिक्कत है, एग्जैक्टली है ना। बट अगर वहाँ पे वो अपनी फैमिली को कभी प्रायोरिटी रख रहे हैं, कभी आपको फैमिली के ऊपर प्रायोरिटी रख रहे हैं, तो वो चीज़ें शिफ्ट हो सकती है ना। बिल्कुल, है ना। रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की बात करते हैं। आपके हिसाब से क्या क्या होता है? मेरे को तो समझ नहीं आया, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। सोशल मीडिया सबको बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ, मुझे ऐसा लग रहा है। बट जो जनरल एक हम मान सकते हैं कि रेड फ्लैग मतलब जो लड़कों में रेड फ्लैग देखिए लड़कों को ऐसे हाइप में ले आया गया है। हाँ। आपको नहीं लगता कि लड़कियां भी होती होंगी? होती हैं, है ना, बिल्कुल होती हैं, दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। मैं फेमिनिस्ट जो आपने कहा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैं तो अभी मिला हूं। आपने सुना? हाँ मैंने सुना। ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग ना दोनों तरफ से होता है। ठीक है, कई बार लड़कियां भी रेड फ्लैग होती हैं, कई बार लड़के भी रेड फ्लैग होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर बार लड़के ही रेड फ्लैग होते हैं और लड़कियां हर बार ग्रीन फ्लैग होती हैं। आपके लिए वो कुछ रेड फ्लैग्स के सिम्टम्स क्या हैं कि हाँ ये रेड फ्लैग है, या कुछ भी ऐसा हुआ छोटी सी चीज़ तो ये रेड फ्लैग है? कई बार हम बात करते हैं ना एफर्ट्स की कि कौन कितने एफर्ट्स पुट इन कर रहा है रिलेशन में, लेकिन जब वो बडिंग स्टेज में होता है, बडिंग से ही पहले अगर कोई लड़का अप्रोच कर रहा है, उस समय अगर वो आपके लिए चेयर पुल कर रहा है या कार का गेट ओपन कर रहा है, तो उसको कई बार हम रेड फ्लैग में ले लेते हैं कि इतना चेप हो रहा है, काइंड ऑफ। मैं नहीं लेती।
बट रेड फ्लैग में लोग इसको मिसकंसेप्शन लेते हैं कि कुछ ज़्यादा भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी रेड फ्लैग है। हाँ, लेकिन रिलेशन में आने के बाद वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो और ज़्यादा चाहिए, वो एफर्ट्स और ज़्यादा चाहिए। हाँ, मतलब मेरा ऐसा ही है सेकंड वाला एफर्ट कि ज़्यादा चाहिए। बहुत एफर्ट मत लगाओ, लेकिन जो चीज़ें शुरू से मैंने बोला ना, बहुत एहसास है, खूबसूरत एहसास है प्यार। तो जो चीज़ें शुरू से हैं वो हमेशा तो नहीं रहती, मैं ये मानती हूँ, बट वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। और जब चीज़ें ख़त्म हो रही होती है ना, तो वहाँ पे हमको समझ में आ रहा होता है कि व्हाट इज़ ग्रीन फ्लैग एंड व्हाट इज़ रेड फ्लैग। सबसे बेस्ट ग्रीन फ्लैग क्वालिटीज़ क्या हैं आपके लिए एक लड़के में, आप जो देखो और हाँ ये बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका बिहेवियर या कुछ? बिहेवियर कितने भी ख़राब माइंडसेट में हो, कितना भी मूड ख़राब हो, लेकिन ये उसे पता होना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है और आप उनसे क्या बातें कर रहे हैं और आप किस लहजे में उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहरुख खान को इसीलिए लोग शायद बहुत ज़्यादा चाहते हैं, एग्जैक्टली, बिकॉज रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। मैटर्स, है ना? यस, मैटर्स अ लॉट फॉर मी, रिस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट। सो आपके मतलब लव लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, आपकी जो जर्नी है, किसी का नाम नहीं लेंगे, कुछ सिचुएशंस पे बात नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से जो भी चीज़ें आपने फेस की या जो चीज़ें देखी हैं कि लव शुरुआत हुआ तभी ऐसी स्टोरी थी और बढ़ते बढ़ते उसमें ये चीज़ें चेंज हुई एंड एंड में वो कुछ ऐसा हुआ, आप एक स्टोरी अगर शेयर करना चाहें। ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है? नहीं, ओके। मतलब आप हमेशा सिंगल रही हैं और अभी भी सिंगल हैं? मैं सिंगल रही हूँ ऐसा तो नहीं बोल सकती। मतलब प्यार का एहसास हुआ है ना हाँ कभी? बिल्कुल, हर किसी को होता है, मुझे जहाँ तक लगता है। सो सबसे मतलब अच्छी चीज़ें क्या है, मतलब आपका लव लैंग्वेज क्या है? क्या चीज़ें लव, मतलब जब आप एक लव में हो, एक पार्टनर के साथ हो, तो वो क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है वो आपके लिए करता है, तो लव लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल से मैं हेल्प कर सकता हूँ। कुछ लोगों का लव लैंग्वेज होता है बोल के चीज़ों को मतलब एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को कुछ तरीक़ों से, शायरी से, बातों से। कुछ लोगों का लव लैंग्वेज होता है टच, कुछ का होता है मतलब जो फीलिंग, बस साथ रहना, बैठना शांति से। तो आपका मतलब ये तीन तो मैंने बहुत छोटे से एग्जांपल्स दिया, आपका क्या है, मतलब आपको किस चीज़ बेस्ट लगती है, किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना बेस्ट लगता था? ऐसा है मेरे साथ, अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो मुझे पीस चाहिए पूरे टाइम, बस मैं उनके साथ बैठूं और वो पल ही खूबसूरत हो, कुछ नहीं चाहिए, फिर कोई डिमांड ही नहीं है मेरी। 4 कदम सॉन्ग सुना आपने पीके से? हाँ बिल्कुल। वही आपका मतलब है ना? हाँ बिन कुछ कहे बिन कुछ हाँ, सुने, हाथों एग्जैक्टली। में हाथ लिए। गर्ल्स के लिए जनरली हम मानते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में कि कंट्री सेफ़ नहीं है, एरियाज सेफ़ नहीं है, नाइट में देर तक बाहर रहना सेफ़ नहीं है। आपके लिए सबसे पहले तो कि सेफ़ प्लेसेस क्या हैं आपके, जो आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई सेफ़ प्लेस, दिस पर्सन इज़ माई होम, दिस होम इज़ माई होम, जो भी चीज़ें हैं वो आप बताइए कि आपकी कौन सी सराउंडिंग्स, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से लोग आपके पास होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ माई सेफ़ प्लेस? मम्मी, मम्मी। मेरी माँ। मैं अपने घर में अपने आप को वैसे तो सबसे ज़्यादा सेफ़ फील करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्रदर एंड फादर हैं मेरे, ठीक है। तो मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ प्लेस वही लगता है। अगर मैं रात में भी अकेली हूँ तो मुझे कभी किसी चीज़ का डर नहीं होता है। तो एक लड़की के लिए ऐसी फैमिली होना और इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अलग से जब आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लड़कियां निकलती हैं, हम बात करते हैं कि भाई रात में अकेले निकलना एक्चुअली गर्ल्स के लिए बॉयज़ से ज़्यादा टफ़ है, बहुत टफ है। तो कैसे उन चीज़ों को फेस करते हो? इस फील्ड में तो बहुत ज़रूरत पड़ती होगी लेट नाइट काम करने की भी, फिर वर्क से वापस आना, तो कैसे उन चीज़ों को हैंडल कर पाते हो? बहुत मुश्किल होता है वो हैंडल करना, बट अपने अंदर एक होता है कि कुछ तो करना है, तो डर तो नहीं सकते। और हर बार पापा भैया, आपके भाई बहन आपके साथ नहीं हो सकते, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अकेले फ़ाइट करना होता है। तो अब आदत हो गई है अकेले आना जाना, ट्रैवल करना, बट वही है ना कि हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। आप इतने ब्यूटीफुल हो तो उसके साथ वो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि मतलब लोग गलत नज़र से भी देखेंगे जिनको देखना है। बिल्कुल देखते हैं। वहाँ पे देखिए, ब्यूटी विद ब्रेन की बात जो आपने कही थी वो यहीं पे आती है फिर, कि अगर आपको हर जगह ना दिमाग से काम करना होता है, ठीक है। पहले ही बोला था, खूबसूरती मैटर नहीं करती, आपको अपना दिमाग लगाना होता है बहुत जगह पे। तो अभी तक तो जो भी ट्रैवल किया है, कहीं भी गई हूँ तो बताना होता है घर में, एक एक पल का खबर देना होता है कि यहाँ हूँ, ठीक है। क्योंकि उनको चिंता होती है, हर पेरेंट्स को चिंता होती है अपनी बेटी की भी, और आज के डेट में तो बेटों की भी चिंता बढ़ चुकी है ना। इंडिया सेफ नहीं है, इंडिया नॉट इंडिया लाइक, हाँ मैं बोल सकती हूँ एक्चुअली कम्युनिटी सेफ नहीं है, कम्युनिटी सेफ नहीं है एक्चुअली। समाज में जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत है। हाँ हाँ, क्योंकि घर घर में ही चीज़ें इतनी ख़राब हो रखी हैं, इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं। तो
हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता है जो दिन भर सताते रहती है जब तक वो घर के अंदर ना आ जाएं। तो मेल फीमेल की हम यहाँ पे बहुत टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ कश्मीर में जो केस हुआ अभी, उसमें टारगेट किया गया सिर्फ मेल्स को। हम यहाँ पे रिलीजन में मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ रिलीजन भी टारगेट हुआ है वहाँ पे, बट स्टिल सिर्फ जितने भी मरे हैं, जितने भी हमारे देश के लोग थे, वो सारे सिर्फ मेल्स थे। मेल्स थे, यस। और फीमेल्स को उन्होंने पूछ पूछ के छोड़ा है जानबूझ के। तो क्या लगता है इसके पीछे, मतलब क्या हो सकता है रीज़न, उनका क्या सोच होगी कि जो लड़कियों को छोड़ दें और जानबूझ के हम लड़कों को यहाँ से टेरर फैला के जाएं सिर्फ लड़कों की तरफ। ओके, मुझे ऐसा मतलब मैंने बहुत ज़्यादा गौर तो नहीं किया। मतलब देखिए, जब वो चीज़ें हुई थी तो दिल दहला देने वाली चीज़ थी, ठीक है। वो लिटरली जब मैं वीडियोस कुछ वायरल हो रहे थे तो जब मैंने देखा, कुछ शेयर भी किया था मैंने, तो सच में मेरे आंखों से आंसू आ गए थे उस टाइम पे कि इतना ज़्यादा कोई कैसे कर सकता है कि आप लाइक बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है उनको। तो और एक न्यूली मैरिड कपल थे शायद, जब उनका देखा मैंने तो सो शॉकिंग इट वाज। तो मैं उस बारे में, मेरे लिए बोलना कुछ बहुत ही मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ऐसा लग रहा था कि जो फीमेल्स हैं, हिंदू फीमेल्स, वो अकेले रहें, अकेले तड़पाना चाह रहे होंगे वो। तो शायद ऐसा कुछ उनका रहा होगा, या हो सकता है क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है हर जगह, मेरे अंदर या फिर आपके अंदर, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता, बट वहाँ पे वो चीज़ दिखा दिया उन्होंने, बट और ऐसे इंसिडेंसेस देखने के बाद ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं, कम्युनल रिवॉर्ड्स हों, कुछ भी हो। एग्जैक्टली, जो चीज़ें सही हो रही होती हैं ना, हिंदू और मुस्लिम जब अच्छे से रहना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। ये सारे इंसिडेंट होने के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुस्लिम हैं, मैं सच बता रही हूँ, उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना मदद किया है, जो मैं यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग सिर्फ वही पर्सपेक्टिव देखते हैं कि गलत ही है, चीज़ें गलत हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं बचपन से, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब मैं बचपन में, मैं उनके गोद में थी, शायद मैं बहुत बीमार थी, कुछ ऐसा हुआ था, और उस टाइम गाँव में रहते थे मम्मी लोग, तो एक छोटा सा गाँव था, क्योंकि पापा की पोस्टिंग वहाँ पे थी, तो वहाँ पे जो नेबर थे हमारे, वो मुस्लिम ही थे। तो मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा वो लोग नहीं होते ना तो बचना मुश्किल था, ऐसा कुछ सिनारियो था वहाँ पे। तो कैसे वो, मतलब मेरी मम्मी कैसे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, वो मुस्लिम है इसलिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और ये चीज़ें ना, मतलब बहुत ज़रूरी है एट दिस मोमेंट देश में लोगों तक पहुँचना, कि कितना अलग तरीके से हम इस सिचुएशन को देख पाएँ, जिससे कि देश के अंदर हम ना लड़ रहे हों। और वो जो चाहते हैं दहशत फैलाना, उनका काम ही टेरर अटैक है, टेरर फैलाना, और टेरर में अगर हम फंस गए और एक्चुअली में अगर हम देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने लग गए तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनको अगर हम कौन सक्सेसफुल करना है जो टेररिस्ट हैं, तो ये टॉपिक्स पे बात होना और इस तरीके से बात होना और पॉजिटिव साइड भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कम्युनल जो बिलोंगिंग है वो बनी रहे, एंड उनका जो मिशन मेन था वो वहीं फेल हो जाएगा, वो ट्राई नहीं करेंगे आगे से। हर 3-4 साल में अटैक्स क्यों होते हैं, 3-4 साल में वापस बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होती है, फिर वो अटैक करके दिखाते हैं। exactly. तो सबसे मेन उनका टारगेट ही यही होता है। सो बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस पे आपने ओपन होकर बताया इस बारे में भी, कि मुस्लिम फ्रेंड्स हैं आपके और मेरे भी हैं, और बहुत लोगों के होते हैं, मेरे मतलब फ्रेंड्स के भी जो फ्रेंड्स हैं बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे अच्छे से हैं, मतलब वो फील ही नहीं होता है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग, वहाँ पे सब एक्चुअली साथ में होते हैं। एग्जैक्टली, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स ऐसे हैं, 4-5 तो बहुत क्लोज है मेरे, कि और उसमें से 2 या 3 हैं जो एकदम फैमिली टाइप हैं। तो या मैं उनके घर चली जाऊँ या वो मेरे घर आ जाएं, तो ऐसा मुझे फील ही नहीं होता है कि वो मुस्लिम है यार, मैं हिंदू हूँ। ये जो एक फीलिंग है ना बीच की, आती ही नहीं है मुझे कभी। टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। बिल्कुल। लड़कियों के जो ग्रुप चैट्स होते हैं उनमें क्या बातें होती हैं? आप मेरे ग्रुप चैट्स देखिए क्या बातें होती हैं, ऐसी तो मेरी कोई बात नहीं होती है। अभी तो मतलब मान लो आप थोड़े प्रोफेशनल साइड में आ गए हो, बट कभी तो रहा होगा ना वो चिट चैट एज जो होती है। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं रहा है, सच में नहीं रहा है। तो फिर तो आपने बहुत कुछ मिस किया। अगर वो चीज़ें खराब होंगी तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ें खराब या अच्छी, ऐसा वो आपका माइंडसेट है कि आप किस चीज़ को खराब ले रहे हैं या सही ले लड़कों के बारे में कुछ तो बातें होती होंगी ना ग्रुप्स में, कि हाँ मतलब कैसे तरीके से बातें होती हैं, जैसे लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी लगी, वो अच्छी दिख रही है, या वहाँ से जा रही है, भाई उधर देख रेड ड्रेस वाली, या जो भी ऐसी बातें लड़कियाँ भी करती हैं। तो उसको हम ईव टीजिंग का नाम दे, या फिर जो आंख सेकना लड़कियां बोल के इजीली निकल जाते हैं कि हम तो बस आंख बोल सकते हैं। नयनसुख। ईव टीजिंग में नहीं हाँ लड़के देख रहे हैं तो ईव टीजिंग है ना।
हो सकता है। देखिए मैं ना इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रही हूँ कभी भी। मतलब मेरे फ्रेंड्स कई बार मुझसे पूछते भी हैं कि तेरे को इंटरेस्ट नहीं आता है क्या, तू कैसे मतलब अच्छे अच्छे लड़के सामने सही से है चले यार। जाते हैं, तू इग्नोर कैसे कर सकती है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, हम कहीं घूम रहे होते हैं, कोई अच्छा लड़का दिख गया हैंडसम सा, तो मतलब ऐसे फ्रेंड्स बोलते हैं देख देख उधर तो देख एक बार। अरे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता, अरे मुझे ये लगता है कि तुझे अच्छा लग रहा है ना, एंजॉय तू देख ले। कर। हम्म, आपको शायद लड़कियों को में भी इंटरेस्ट सीरियसली। नहीं, किसने कल कही ऐसे है आपसे ये सॉरी, बात? इट्स ओके। कल जैसे हंसी मजाक में बात हो रही हाँ थी तो हाँ। आपने बोला कि नहीं देखने में क्या दिक्कत है, मतलब ब्यूटी काइंड ऑफ अप्रिशिएटिंग ब्यूटी है वो ना। यस एग्जैक्टली। हाँ, एंड बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट तो वो बहुत ज़रूरी है कि जो बहुत नेचुरल ब्यूटी है उनको अप्रिशिएट करना, और जो हाँ। नहीं है उनको उस ब्यूटी तक पहुंचाना, वही आपका मेन पर्पस है। हम मेकअप आर्टिस्ट के लिए हमारा एक सीधा फंड है, हमारे लिए हर चेहरा खूबसूरत है। हमारा काम है उनको थोड़ा सा इन्हेंस करना और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना। बहुत खूबसूरत बात बोली। कोई एक ऐसा कन्फेशन है जो आपने कभी किसी को नहीं बताया और आज यहाँ बोलना चाहे? ज़रूरी नहीं है खराब हो, कोई भी ऐसा एक चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा या कुछ किसी को भी नहीं बताया, कोई कन्फेशन आप करना चाहें यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इतनी खुली किताब है आपकी ज़िंदगी, बोल सकते हैं। लेकिन कुछ बातें छुपाती हैं आप। आपकी बातों से और आपके एक्सप्रेशन से दिखता है वो कि कुछ चीज़ें आप बहुत अंदर रख रही हैं लाइफ से रिलेटेड, या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को अंदर रख पा रही हैं, क्योंकि लोगों के लिए ईजी नहीं होता है। हाँ, ये जो आपने स्पिरिचुअलिटी की जो बात हाँ जी। आपने करी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं कर्मा पे बहुत बिलीव करती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत बार चीज़ें मुझे लग रहा होता है कि ये चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ये चीज़ें ख़राब है राखी, यहाँ पे तुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। बट मुझे ये लगता है कि नहीं ठीक है, मत ले स्टैंड, आज नहीं तो कल ऊपर वाला है ना, देख लेगा। कर्मा पे आप बहुत बिलीव करते हो? बहुत इंस्टेंट कर्मा पे कितना बिलीव करते हो? इंस्टेंट कर्मा अपनी आंखों के सामने देखा है। ओके। कितनी बार देखा है। तब बट तो ऐसा नहीं है कि कर्मा मिल गया किसी को तो मैं खुश होती हूँ। स्टिल मैं प्रे करती हूँ कि ठीक है यार, किसी ने इंटेंशनली नहीं किया होगा शायद ऐसा, तो भगवान आप ध्यान रखिएगा, मत करिएगा बुरा। आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में किन गुरुओं की बातें अभी सुनती हैं? थोड़ी बहुत भी है कैसे भी? प्रेमानंद महाराज थैंक गॉड। एंड जया किशोरी जी को भी मैं बहुत हाँ जी। सुनती हूँ। मैं भी 3 को ही सुनता हूँ, 2 कॉमन हो गए, थर्ड इज सदगुरु। मैं बोलती ही आपने ओके। नाम ले लिया। तो एक्चुअली मतलब बहुत कम स्पिरिचुअल गुरुज हैं इनको सुन के लेजिटिमेट, मतलब जेन्युइन लगता है कि हाँ Exactly. ये सही बातें बोल रहे हैं। जया किशोरी जी को मैं इसलिए इतना ज़्यादा एडमायर करती हूँ क्योंकि वो यूथ पे बहुत बात करती हैं, आपने देखा होगा, है ना? आपके बात करने का तरीका बहुत मैच करता है उनसे, अच्छा। टोन वॉइस दोनों चीज़ें। ओके, हाँ जी। थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली। एंड ये इसलिए है ना क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी मतलब कई लोग होते हैं सिर्फ पूजा पाठ और मंदिर वाले, कई लोग होते हैं साथ में शांति और योगा को भी अडॉप्ट करने वाले, और कुछ लोग होते हैं सिर्फ शांति और योगा में ही अपने आप को बांध के रखने वाले। एग्जैक्टली। आप किस में आती हैं, मतलब इन 3 कैटेगरीज में से? मैं पूजा पाठ मंदिर, ओके। ठीक है, ये है मेरा। हम्म। और ध्यान करना, मेडिटेशन करना जो है आप, या फिर नाम जप करना, मुझे बहुत सुकून मिलता है नाम जप बिल्कुल। करने से, तो वो है जो मुझे आपने बांध कोई के रखा हुआ है। एजेंसी से या कोई भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेल्फ लव के लिए, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है या फिर ईशा फाउंडेशन है, कहीं से भी कोई कोर्स वगैरह किया है कभी? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ बहुत ज़्यादा। सेल्फ मोटिवेशन इज़ अ नाइस थिंग। मैंने किया है आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स। हैप्पीनेस कोर्स उनका सबसे बेसिक कोर्स होता है, उसके बाद एक एडवांस कोर्स होता है। तो ऐसे ईशा फाउंडेशन में भी कोर्स होता है सेल्फ इनर इंजीनियरिंग, तो बहुत अच्छे होते हैं कोर्सेज। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रूर करें, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जो हम कर रहे होते हैं उसी में एक स्टेप अहेड वो लोग लेके जाते हैं। वो शांति, वो चीज़ें, कुछ ऐसे मंत्र देते हैं, मतलब उन मंत्र के सिर्फ उच्चारण से हमको अंदर से एक एनर्जीज फील होने लगती हैं। फिर जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं तब किन फिंगर्स की पोजीशन कैसे है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। और हर एक मूवमेंट से किस कहाँ पे हमारी सांस जा रही है और किस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो मैंने वहाँ पे बहुत बेनिफिट फील किया है। सुदर्शन क्रिया होती है आर्ट ऑफ लिविंग में, वो मस्ट रिकमेंडेड है, आपको सीखनी चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल सीखूंगी मैं। एंड उसके बाद एक एडवांस कोर्स उनका होता है, उसमें तो वो 3 to 4 डेज़ का प्रॉपर साइलेंस, मौन, एक जगह पे ले जाते हैं शांत, और सुबह से रात तक नॉन स्टॉप आप मौन है फॉर 3 days। ये तो उस समय बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये शायद ऋषिकेश में भी होता है। ऋषिकेश में भी ऋषिकेश होता का है। ही है क्या ये? आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट वहाँ ऑफ पे भी लिविंग है? इज रविशंकर, श्री रविशंकर जी Okay, का हाँ, ऑर्गेनाइजेशन हाँ, है ना। सो उनके अंडर का ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे होता है, अंबिकापुर में भी होता है,
हैप्पीनेस कोर्स तो यहाँ होता है, एडवांस कोर्स कम ड्यूरेशन, मतलब बहुत बहुत समय में होते हैं, 6 मंथ्स में एक बार, 4 मंथ्स में एक बार, बट होते रहते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो आपको हर मंथ एक नया कोर्स मिल जाएगा। ओके। छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे शहरों में, जैसे अंबिकापुर, सूरजपुर तक में भी कोर्सेज होते हैं। हर जगह टीचर्स बने हुए हैं, क्वालिफाई करना पड़ता है एक स्टेज। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी उसी पाथ में अभी चल रही है, श्री श्री यूनिवर्सिटी है उन्हीं की। तो और भी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा मन है ईशा फाउंडेशन का जो सेल्फ इंजीनियरिंग है, इन जो सब ये गुरुज है ना, ये खुद एक प्रैक्टिस सीखते हैं। मतलब जब एनलाइटनमेंट इनको मिलती है, एनलाइटनमेंट इनको फील होता है कि अब गॉड ब्लेस हुआ है, तब जिन चीज़ों को करके मिलता है उसका जो वे होता है, इन लोग वो चीज़ें इसमें सिखाते हैं। और ऐसे सिखाते हैं कि हम डेली लाइफ में आधा घंटा टाइम निकाल के उसको रूटीन में कर सकते हैं। ओके। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। स्पिरिचुअलिटी में आपका मतलब कब से इंटरेस्ट आया? बचपन से ही है? और बचपन से तो जनरली हमको होता है कि मम्मी पापा बोले हाथ जोड़ो बेटा तो हाथ जोड़ लेते हैं, फूल डालो तो फूल डाल देते हैं। लेकिन फील होना कब से स्टार्ट हुआ? एंड उसके बाद जब मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपको फील होता है कि आप में बहुत गहराई है, बहुत शांत हो आप अंदर से, और बाहर से जो आप बोलना चाहते हो उसको बहुत क्लियरली बोलते हो, जो नहीं बोलना चाहते हो उसको बिल्कुल नहीं बोलते हो। तो ये जो डेप्थ है ये प्रॉपर मेडिटेशन से आती है। बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कनेक्शन होना चाहिए ऊपर जो माइटी पावर है। आपका क्या वे है उनसे कनेक्ट करने का? मैंने आपको बताया कि मैं मंदिर जाना बहुत मुझे पसंद है। मैं हर दिन जाती हूँ, मैं स्किप नहीं करती एक भी दिन मंदिर जाना। हर दिन? हाँ, अगर मैं अपने शहर में नहीं हूँ अभी, है ना, जैसे मैंने बताया मैं भिलाई से हूँ, मैं अभी नहीं हूँ वहाँ, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। और यहाँ भी मैं वर्क में हूँ तो इतनी ज़्यादा एंगेज हूँ कि नहीं मिल पा रहा है मुझे मौका यहाँ मंदिर जाने का। तो मुझे जब अच्छा नहीं लगता है, मुझे मेरा मन शांत करना होता है, सुकून चाहिए होता है, तो मैं बस बजरंगबली जी के मंदिर में जाके बैठ जाती हूँ अकेली। कुछ नहीं चाहिए उस टाइम पे मुझे। बजरंगबली जी से जितना भी मतलब हनुमान जी को जितने भी लोग ज़्यादा पूजते हैं, हमारे कुल देवता है हनुमान जी। ओके। सो जनरली बहुत पावर फील होता है। बहुत। एंड जो अकेलेपन में डर होता है वो होता ही नहीं है, वो बहुत बड़ा रीज़न है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब जो हम उनको बोलते हैं चिरंजीवी, वो फील होता है कि एक्चुअली हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल। मैं जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ पे एक भिलाई में डीपीएस स्कूल है, उस चौक में एक हनुमान जी का मंदिर है, कपीश्वर धाम। ओके। मैं वहाँ जाती हूँ, मैं एंटर करती हूँ और मुझे सीरियसली फील होता है कि भगवान मेरे साथ एंटर कर रहे हैं। मैंने हर बार अपनी मम्मी से ये बात कही है। तो जब से मैं वहाँ जाना स्टार्ट की ना रेगुलर, तो मैं अपनी मम्मी को भी बोली कि चलो एक बार यहाँ चलते हैं ये वाले मंदिर में। उन्होंने ये चीज़ फील किया। तब से वो मंदिर, मतलब ट्यूसडे एंड सैटरडे तो मम्मी भी कोशिश करती हैं कि मेरे साथ जाएं। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं उनको उस टाइम पे ज़रूर इवनिंग के टाइम पे लेके जाती हूँ। और बाकी तो मेरा 7 डेज़ भिलाई में ही है। हाँ भिलाई में ही। आप अगर अभी कभी आपका भिलाई आना हुआ तो फॉर श्योर आपको लेकर जाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मंदिर, उस मंदिर में एक्चुअली बहुत सारे भगवान हैं। मतलब आप एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले बजरंगबली जी दिखेंगे, आपके राइट साइड में शनिदेव हैं, फिर ऐसे वो सर्कल पे बना हुआ है मंदिर। तो उधर श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और गणेश भगवान जी, हमारे शिव शंभू, देवी दुर्गा माँ, साईं बाबा, और ऐसे फिर शनि जी, और वो पीपल का वृक्ष जिसमें हमारे लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, वो सब। तो वो मंदिर में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस हैं। कई बार मैं उस मंदिर में रात के 12 बजे भी गई हूँ काम से लौटते टाइम। अगर मुझे ऐसा लग रहा है काम से रिटर्न आ रही हूँ, आज मंदिर नहीं गई थी यार, रुक जाती हूँ 10 मिनट के लिए। वो 10 मिनट भी ना मुझे उस मंदिर में कभी जबकि वो एरिया बहुत सुनसान रहता है रात के टाइम पे। मैंने एक कॉन्सेप्ट ये भी सुना है कि मंदिरों की जो बाउंड्रीज होती है ना, उनके आसपास मिडनाइट के बाद से मतलब बहुत सारी आत्माएं आती हैं। बिल्कुल आती हैं, बट वो पॉजिटिव वाइब लेके आती हैं क्योंकि वो भी प्रेज कर रही होती हैं। क्योंकि देखिए जैसे हम भगवान से प्रे करते हैं ना, वैसे सेम वो भी प्रे करते हैं अपने लिए। तो उस टाइम पे वो वाला जो टाइम होता है, वो रात के 2-3 बजे वाला जो टाइम है, आपको पता होता है कि ये उनका टाइम है, स्पिरिट्स आते हैं, है ना। लेकिन आप अगर भगवान के सामने ना, आपके बाजू में बैठ के भी वो भी प्रे कर रहे होंगे, बट वो आपको दिखेंगे नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगा कि मैं और मेरे भगवान, बस। तो वहाँ से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, बहुत। आप प्रॉपर एक जो आइडल वर्शिप होता है उस पर बिलीव करते हो? हाँ। या फिर कई बार मेरे साथ ऐसा है ना कि कभी कभी मैं शिफ्ट होते रहता हूँ। मेरे को ऐसा है कि कभी कभी आइडल वर्शिप में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, मैं कर रहा होता हूँ, फिर अचानक से कभी लगता है कि नहीं, मेरे को मतलब मूर्ति पूजन जो बोलते हैं वो नहीं करना है। भक्ति साधना एक पढ़ाया था हमको हिस्ट्री में, तो वो एक होता है कि नॉर्मल हम बस अपने आप में ही, कोई स्ट्रक्चर नहीं है हमारे माइंड में, हम एक माइटी पावर को पूज रहे हैं। बिकॉज इतने सारे रिलीजन्स हैं और सब ब्लेस्ड हैं अपने अपने भगवानों से, तो सबके भगवान तो अलग नहीं हो सकते। एट दी एंड कुछ एक कॉमन पावर है, माइटी पावर है ऊपर में, और उसका रूप हम में से किसी ने देखा नहीं है। हम इमेजिन करते हैं, हम फील करते हैं, पावर ज़रूर होती है, लेकिन कभी कभी वैसा भी होता है। तो आप भी ऐसा करते हो कि मतलब भक्ति साधना या फिर विदाउट एनी स्ट्रक्चर आप कभी भगवान को प्रेज कर रहे हो? हाँ मैं करती हूँ।
बट वही जैसे मैंने बताया बजरंग बली की भक्त हूँ मैं। तो ये जो शिफ्टिंग वाली चीज़ है ना कि आज ये वाले भगवान कल वो वाले भगवान, बहुत बार ऐसा लोगों के साथ होता है ना वो। तो मैं जब छोटी थी तो ये मेरे साथ हुआ करता था, मतलब मैं हर भगवान से प्रेयर करती थी और सेम चीज़ प्रेयर किया करती थी। फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ते गई, मैं 23 से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लग गई। तो और मेडिटेशन की बात जो थी, ध्यान करना, और बहुत ध्यान करने से बहुत पावर्स मिलते हैं, आपको भी पता होगा। आपका थॉट प्रोसेस बहुत काम करने लग जाता है। तो मेडिटेशन करने के लिए मुझे मेरे भैया ने बोला था, मेरे भैया बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं। हाँ, वो शिव शंभू के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो बहुत मेडिटेशन करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे ध्यान लगाना है, अगर तेरे को ध्यान केंद्र करना बोलते हैं ना जो, तो उन्होंने मुझे सिखाया था बैठा के पास में कि वो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग एक सेकंड में इतनी सारी चीज़ें सोच लेता है ना कि आप कब पॉजिटिव से इंस्टेंट नेगेटिव हो जाओगे इसका आपको भी आइडिया नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि कैसे पूरे टाइम आपको एक चीज़ में मतलब फोकस्ड रहना कि ये चीज़ ही है, जो है यही है। बोलते हैं ना शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तो बस वो वाली चीज़ उन्होंने ही बताई है। और शिव शून्य भी है। हाँ बिल्कुल है ना? और शिव हमारे अंदर ही है, अंदर ही है। अगर हम पहचानना चाहें, जानना चाहें तो बिल्कुल पता चल जाएगा। और सबसे ऊपर शिव का वास है, मतलब वो मेरे को शिव से कनेक्शन लिटरली अभी पिछले 1 साल से होना स्टार्ट हुआ है। मैं पता नहीं, लोग बहुत ज़्यादा महादेव महादेव करते थे, बट मेरे को 1 साल पहले तक बिल्कुल भी नहीं था। मैं सारे भगवानों को करता था, शिव शंकर भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसको पूछता था, लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर नहीं था। पिछले 1 साल से माउंटेन्स में मेरा बहुत ज़्यादा जाना हुआ है और मुझे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्टीमेट, मतलब कई लोग होते हैं ना माउंटेन पर्सन, बीच पर्सन, कुछ भी। बीचेस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मुंबई ही देखा है सिर्फ, लेकिन माउंटेन्स तो मेरे लिए अल्टीमेट पीस है। और वहाँ जाके भगवान का जो कनेक्शन फील होता है वो सिर्फ महादेव का होता है, और वो ऑटोमेटिक हुआ, जबकि मैं कर भी नहीं रहा था अपने साइड से कुछ, बट वो ऑटोमेटिक फील हुआ कि ऊंचाइयों में जो हम बोलते हैं कैलाशों के वासी वो हैं वहाँ पे। हैं, बिल्कुल हैं। अभी आप कभी आपने काशी विश्वनाथ विजिट किया है? नहीं आप प्लीज़ एक बार जाइएगा। आप गए हो? हाँ, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अलग है वो एक्सपीरियंस, आप सिर्फ खुद फील कर पाएंगे। मतलब वो आपको सच्चाई दिखा देगा, वो जगह आपको दुनिया की। बहुत सुना है मैंने भी। सच में दिखा देगा। मतलब मैं वहाँ पे मेरी बुकिंग थी एक्चुअली, राइड थी मेरी वहाँ बनारस की, तब मैं गई हुई थी वहाँ 24 में। सॉरी, मैं गया हूँ। ओके। हाँ जी, मैं गया हूँ। अच्छा। रिसेंटली गया हूँ। जनरली काशी विश्वनाथ बोलने से पता नहीं मेरे माइंड में एक इमेज आती है कि कोई पहाड़ के ऊपर मेरे को एक शिव टेम्पल में जाना है, लेकिन वो नहीं है। मतलब काशी विश्वनाथ बनारस, हाँ जी, बनारस, अभी 1 ही साल पहले तो गया फिर तो आपको पता ही होगा, मैजिक है वहाँ। मैजिक है। खाटू श्याम जाना हुआ आपका? नहीं, बट मेरा बहुत मन है जाने का। वहाँ भी मैजिक है, पूरी कोशिशों में हूँ कि मैं वहाँ बहुत जल्दी जाऊँ। मैंने भी आपको रास्ते में बताया था कि मेरे फादर 1 साल पहले एक्सपायर हुए थे जनवरी में, तो बहुत अनस्टेबल सा चल रहा था सब कुछ। अप्रैल मई के राउंड में हमारा जाना हुआ खाटू श्याम। उसके पहले तक हम लोग स्माइल नहीं किए थे एक भी दिन, फुल फैमिली खाटू श्याम गई। एंड वहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग इतनी पॉजिटिव वाइब्स में थे, सब कुछ भूल गया, और लग रहा था कि पूरी एरिया में, मतलब पूरी खाटू नगरी जो बोलते हैं ना, अभी भी फील होता है कि ऐसे कान्हा वहाँ खेल रहे हो, आसपास हों। और इसी वजह से मेरा वृंदावन जाने का और ज़्यादा मन बढ़ गया है। मैं कभी नहीं गया हूँ आज तक, बट मुझे जाना है, क्योंकि जो गए हैं उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एग्जैक्टली। और वहाँ पे तो प्रेमानंद महाराज जी हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपको बहुत दुनिया की बहुत सारी सच्चाइयों से रूबरू होने का मौका मिलेगा वहाँ पे। प्रेमानंद महाराज जी का जो अभी सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो भी मतलब जिस तरीके से बढ़ रहा है, हेटर्स तो बहुत दूर की चीज़ है, मतलब कल्ट फैन फॉलोइंग हो जाती है उनकी, जो भी एक बार उनकी एक रील भी देख लेता है तो। और वो एक्चुअली बहुत सरल बातों को बहुत बड़े तरीके से बोल जाते हैं और हमको बस समझ आ जाती हैं वो बातें। और वो ना पता होती है हर इंसान को, सारी अच्छी चीज़ें ही पता, हमको बुरी चीज़ें ही पता हैं स्टेज में आते आते, लेकिन वो जब कोई इस तरीके से याद दिला देता है ना, तो वो मतलब एक्चुअल लगता है कि वो खुद ही परमेश्वर हैं। एग्जैक्टली, साक्षात कृष्ण जी हैं, ऐसा फील होता है ना उनकी वीडियोस देख करके। हाँ हाँ। और मैं तो अभी 6-7 मंथ से मैं बताया कि मैं बहुत स्पिरिचुअल रहा हूँ हमेशा से, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा वो आ रहा था भजन साधना जो होती है, ये होना भी चाहिए, है ना। हाँ। और 1 साल से सुकून है, भजन में सुकून है। आर्ट ऑफ लिविंग में जो हम भजन करते थे, उसके बाद हम हर एक भजन के बाद 5 मिनट का साइलेंस लेके उस भजन को फील करते थे, सिर्फ डीप ब्रेथ के साथ।
और हाथ ऐसे रख के कि हमारे अंदर वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर नेक्स्ट भजन, मतलब लाइन से जो होता है कई बार कि हम कीर्तनों में जाते हैं तो भजन 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 एक एंड होने से पहले दूसरा स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पे वो पीस वाला होता है। लेकिन मेरे को वो तरीका भी पसंद है। शाम कीर्तन बहुत अच्छे होने लगे हैं अब, बहुत सारे लोग कराने लगे हैं, एंड वो बहुत एक अच्छी वाइब होती है, वो एनर्जेटिक वाइब होती है, और यहाँ पे पीसफुल वाइब होती है। ये दोनों चीज़ों का अपना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पिरिचुअलिटी ने दोनों तरीके से पावरफुल बनाती है। बिल्कुल। क्योंकि जो पीस है वो मेंटली हमको बनाते हैं, एंड जो मतलब स्ट्रेंथ है वो फिजिकली हमको बना देता है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एंड स्पेशली हनुमान जी, अभी जो एक सीरीज़ आ रही है उनकी हॉटस्टार पे, वो भी आप देखना, द लेजेंड्स ऑफ हनुमान, एनिमेटेड सीरीज़ है और काफ़ी सालों से चले आ रही है। लेकिन अभी वो मतलब एक तरीके से रामायण की कथा है, लेकिन इट रिवॉल्व्स अराउंड हनुमान जी, जो हनुमान जी ने किया था उसको हाईलाइट पे रख के, और बहुत ज़्यादा वॉच्ड है वो, मतलब इंडियन मेड है। और ऐसी एनिमेटेड सीरीज़ बहुत अलग तरीके से बनाई गई है। जितनी रामायण है सबकी चीज़ें डाली गई हैं उसमें। कुछ कुछ रामायण में अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं, उसमें सब चीज़ इन्वॉल्व करके बहुत ही, अब सीरीज़ है और इतने सारे 7 सीजन्स हो गए हैं, अप्रॉक्स 6-7 सीजन्स हो चुके हैं। और हर सीज़न में 8 एपिसोड्स हैं। इतने लंबे अगर बना रहे हैं तो बहुत डेप्थ में और वैल्यूज़ बताते हैं। और बीच बीच में जब हनुमान जी कुछ करते हैं उसके बाद फिर एक चौपाई हनुमान चालीसा की उसमें डाल देते हैं, तो बहुत अच्छी फील है वो। बहुत कल्ट फॉलोइंग है उसकी भी, और उस सीरीज़ के नेक्स्ट सीज़न के लिए लोग वेट कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली उसका सीज़न रिलीज़ हुआ था। तो वो आप देख सकते हो, मतलब प्रॉपर। और उसमें ना डेप्थ में कि हनुमान जी भी हनुमान जी नहीं थे, और जब उन्होंने अपनी शक्तियों का रियलाइज़ किया तो फिर हमें भी बहुत कुछ और भी सीखने को मिलता है। जनरली हम एक प्रेस करते हो तो एक सेट है दिमाग में कि हाँ पावर है, हनुमान जी है, बेसिक चीज़ें जो हमने देखते आई हैं वही चीज़ें। उसमें और डेप्थ में कि वो भी कितना ज़्यादा डेडिकेटेड थे और स्पिरिचुअल थे। हमको सिर्फ उनकी पावर ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन वो खुद भी बहुत मतलब, जैसे शिव भक्ति की बात की थी ना मैंने, शिव है सत्य हैं, तो हनुमान जी भी तो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी के भी भक्त हैं, राम जी के भी। उनका तो पूरी दुनिया को पता है, बट वो शिव जी को भी उतना ही पूछते थे उनको। स्पिरिचुअल जर्नी में आप अभी और आगे जाना चाहती हैं? बिल्कुल जाना चाहती हैं। बिल्कुल। और फ्यूचर में जाके कभी ऐसा सोचा है कि कभी मैं सिर्फ स्पिरिचुअल ही होते जाऊंगी और वहीं पे एंड? क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी भी हैं, या फिर कोई भी, मतलब जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनका यही होता है कि एक एज ऐसी आनी चाहिए जब आप सिर्फ फिर स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही लग्न हो जाओ, और उसी में आप अपने आप को भूल जाओ, दुनिया के मतलब मोह माया से हट के। आपका शादी को लेके अभी मतलब नियर फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट है आपको? इच्छा है या खुद की इच्छा नहीं है? अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी इच्छा नहीं है। और मतलब ऐसा मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर में भी नहीं होगा, क्योंकि शादी बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ है, बट चीज़ें इतनी ख़राब होते जा रही है ना कि देख देख के डर लगने लग गया है। ठीक है, आप उसको एक रिश्ते की बात जैसे मैंने कही थी कि आप उसको एक अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझ करके निभाएंगे तो आपका रिश्ता चलेगा, वरना नहीं चलने वाला है। और जिसमें रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना। तो शादी को लेकर के ऐसा तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ शादी करना। और अगर मैं अपने घर वालों से भी ये बात कहती हूँ तो वो मुझे एकदम एग्री करते हैं। हाँ, वो बहुत इस चीज़ में मैं और मेरे भैया बहुत ब्लेस्ड हैं। और मैं सच में बोलूँगी कि ऐसे पेरेंट्स ना हर किसी को मिले इस चीज़ में कि मतलब उनको अगर वो हमसे पूछते भी हैं ना कभी कि क्या ख्याल है शादी को लेकर के, करना है, अगर कोई पसंद है तो बता दो, ठीक है, बट नहीं है कोई पसंद, ठीक है। और उनका सीधा कहना है कि कोई फोर्स नहीं है, जब मन करेगा तो आप खुद से आके बताना, कोई पसंद होगा तो मिलवा देना, बात कर लेंगे। ऐसा है, दोनों भाई बहन के लिए सेम चीज़ है। तो कभी भी हमारे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे और भैया के बीच में ना चीज़ें, मतलब अप्स एंड डाउन्स और जो भी अलग रखना, लड़की है लड़का है वाला चीज़ कभी देखा ही नहीं है बचपन से। इनफैक्ट मैं रात में लेट से आती हूँ तो वो हैबिचुअल हो गए हैं कि ठीक है इसका तो काम ही ऐसा है, लेकिन भैया अगर लेट से आ रहे हैं तो क्वेश्चन हो जाता है उनसे कि हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन हो, बट उनका भी अपना बिजनेस है, तो कई बार उनको भी अपने क्लाइंट्स के साथ टाइम हो जाता है, लेट हो जाता है, बट बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं सच में। अभी आप सेटिस्फाइड फील करते हो अपने लाइफ में जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, या फिर और बड़े कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ मिशंस हैं? अगर सेटिस्फाइड हो गई ना तो कुछ कर नहीं पाऊंगी आगे, लेकिन इसलिए सक्सेसफुल फील करते हो? अभी तो नहीं। देखिए मेरे लिए ना सक्सेस का मतलब है हैप्पीनेस। तो हैप्पी तो आप हो ना, मतलब खुश हो ना अभी जो कर रहे हो? बहुत खुश हूँ। तो सक्सेसफुल तो हो आप? हाँ ठीक है ना, मतलब हाँ उस सेंस में अगर आप बोलेंगे तो हूँ, बट मेरे कुछ ड्रीम्स हैं जो मुझे अभी पूरा करना है, जो इसी फील्ड में, मेकअप आर्टिस्ट? हाँ, इसी फील्ड में करना है, और कुछ अलग भी है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। एक्टिंग में कितना इंटरेस्ट है आपका? नहीं है मुझे एक्चुअली एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि यार नॉट माई थिंग? हाँ, नॉट माई थिंग आप बोल सकते हैं।
लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी एक्टिंग, पता नहीं क्यों इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। किया है, कुछ एल्बम्स किए हैं मैंने, बट ओके, एल्बम्स में एक्ट करना बहुत अलग डिफरेंट होता है। है। और अगर आप जहाँ कुछ, वो हाँ, डायलॉग्स आ गए, जहाँ एक्सप्रेशंस आ गए, एग्जैक्टली, क्लोजअप्स आ गए, बहुत डिफरेंट हो बहुत जाता है। डिफिकल्ट है। मैंने भी अभी तक जब बड़े सेट्स पे कुछ भी किया है तो कुछ सॉन्ग्स के बीच में ही क्लिप्स है। हम्म। खुद के चैनल पे ही वो मौका मिल पाता है अभी इस स्टेज में कि हाँ प्रॉपर एक्टिंग और उस चीज़ को नरिश किया जाए, बिल्कुल। और वो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मतलब वो उतने बड़े सेट में भी जब इतने लोग होते हैं ना, मतलब 50-50 60-60 लोगों की यूनिट है, 100-100 बिल्कुल। लोगों की यूनिट है सामने आपके, मतलब मेरे सामने जाकिर खान जैसे मतलब बड़े आर्टिस्ट हैं, उसके बावजूद मेरे को वहाँ पे डर फील नहीं होता, क्योंकि एल्बम है तो वो ईजी लगता है कि म्यूज़िक चल रही, सब कर रहे हैं या कुछ लिपसिंग करनी है। एक छत्तीसगढ़ी सरकार के लिए भी सॉन्ग था, उसमें छोटा सा मैंने किया था, तो वो फिर भी ईजी लगता है। लेकिन खुद के मतलब सिंगल कैमरा सेटअप में भी जब एक्टिंग प्रॉपर करने पे आए ना, तब वो थोड़ा सा डर होता है। लेकिन पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं बहुत खुश होता हूँ वो करके। क्योंकि एक्चुअल आपका इंटरेस्ट वही है ना, हाँ जी। एक्टिंग, इस वजह से। जैसे लेकिन मेकअप मुझे, कई लोगों का होता है ना कि फेस में एक्सप्रेशंस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं उनमें से हूँ कि वो अलग अलग एक्सप्रेशंस पे एक एक मसल्स फेस की कैसे यूज़ करने से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वॉइस टोन हो गया, सब चीज़ों के लिए। आपसे मिलकर मुझको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा, अच्छा, बिकॉज एक एक्सप्रेसिव फेस भी है, हाँ हाँ, वॉइस भी आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो जब जहाँ ज़रूरत होती है। ओके, वही अपना सेल्फ ग्रूमिंग की हुई है ना, वो हाँ सिर्फ हाँ। मॉडलिंग में नहीं, एक्टिंग में भी बहुत फ़ायदा दे ग्रूमिंग सकता है, देखिए हर फील्ड में आपके लिए बहुत काम बहुत आता काम है। आती ये है। लोगों का ऐसा है, मानना हो चुका है शायद कुछ लोगों का कि मॉडलिंग है, मॉडल है तो इसलिए ऐसा रहती है, मॉडल इसलिए ऐसा रहता है, एक्टर है इसलिए ऐसा है इसका वे ऑफ लिविंग। बट ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हर फील्ड की एक अलग डिमांड होती है, तो आपको हर जगह अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना होता है। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ खुद को ना वेल ग्रूम्ड रखना मैंने अपनी मम्मी से बहुत सीखा है। ओके। मेरी मम्मी टीचर थी, मैंने हाँ बताया, हाँ, और वो मेरी मम्मी भी बहुत वैसे वेल टीचर ग्रूम्ड, है। वाओ। हाँ। तो बहुत प्राउड फील होता है ना जब ये अपने पेरेंट्स पेरेंट्स टीचर हों, तो टीचर हो है ना। तो हाँ जी। तो मेरी मम्मी से मैंने बहुत अब खुद को वेल ग्रूम्ड रखना सीखा है। बहुत बचपन से उन्होंने हर चीज़ सिखाया है मुझे कि ये ऐसे करना होता है बेटा, ये ऐसे करना होता है। ये पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब हमने बहुत भी अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट में रोल। देखा, मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं और मैं थर्ड हूँ, एंड मम्मी ने जिस तरीके से रखा उसी से हम सीख पाते हैं कि हमें कैसे रहना है। और ये आजकल बहुत कम देखने को मिलता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रख रहे हों। अपन की फील्ड में तो मिल जाते हैं, जैसे मॉडलिंग शोज में जाते हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे किड्स फैशन वॉक में भी चलें, बिल्कुल। लेकिन इन जनरल हम देखते हैं तो आजकल पेरेंट्स थोड़ा सा लाइटली लेने लगे हैं बच्चों को, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। टेम्पल्स में हम देखते हैं अगर एक कपल को, उनके साथ एक बेबी है, तो उनको उतनी ग्रूमिंग पे या उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं पेरेंट्स। आजकल समय कम बिताने लगे अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स, मतलब अगर खाना भी खिलाना है तो फ़ोन में बच्चा इन्वॉल्व है, पेरेंट्स खुद रील स्क्रॉल कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत खिलाफ हूँ, और पूरी गलती पेरेंट्स की होती है। मैं पूरी हमेशा बोलती बिल्कुल, हूँ, इस एज में बच्चे को क्या समझ है, पेरेंट्स की ही गलती है। 1 साल 2 साल का बच्चा है और आप ये कंप्लेन कर रहे हो कि अरे बिना फ़ोन के तो खाएगा ही खाएगा नहीं, ही बिना नहीं। फ़ोन, आपने ही आदत डाली हाँ, है। कहाँ से शुरू बिना हुआ? टीवी के तो खाएगा नहीं, बिना कार्टून के तो ये अभी काम तक तो स्कूल करेगा, भी नहीं गया है आपने वो, बिगाड़ा किससे है। सीखा है भाई, घर में 3 लोग एग्जैक्टली, हैं। आपको तो अपना दिमाग नहीं ख़राब करना है, आपको अपने मूड ख़राब नहीं करने हैं, आपको खुश रहना है। सिर्फ इसलिए आप अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा रहे हो, और आपको नहीं पता है कि अभी से फ़ोन पकड़ना इसके फ्यूचर में कितना बुरा हो सकता है, असर हो सकता है उनके माइंड पे। देखा है ये चीज़, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत खिलाफ रहती हूँ। और बहुत लोग अगर मेरे सामने ये बात करते हैं ना कि अरे हमारे घर में तो हमारा बच्चा ऐसा, मेरे को भी मैं बहुत ख़राब लगता है। इंस्टेंट बोल देती हूँ कि देखिए आंटी, शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं जो बोलूँगी एकदम सच बात है। मैंने एक दो बार बोला भी है लोगों को कि गलती आपकी ही है यहाँ पे। बच्चों को 1-2 साल का बच्चा, 5 साल के बच्चे को क्या नॉलेज है? knowledge है? कुछ नॉलेज नहीं सही है। बात आप है। जो करेंगे, जैसा सिखाएंगे वो वैसा करेंगे। आपकी माइंड में आपकी यंगेस्ट मेमोरी क्या है, कब की है, मतलब कब का लास्ट आपको याद है कि हाँ दैट वाज यंगेस्ट आई रिमेंबर? क्लास 2 3 बहुत छोटी नर्सरी, थी मैं, और 2 साल की रही होंगी। तब की मेमोरी याद है आपको? हाँ, बहुत लोगों को 5th क्लास के ऊपर का याद होता है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे फ्रेंड से पूछा है। मैं 2-2.5 साल की थी, और मुझे याद है कि जहाँ से मैं मनेंद्रगढ़ से हूँ, हाँ मैंने हाँ पहले बताया हाँ जी, मनेंद्रगढ़ में, तो वहाँ पे मनेंद्रगढ़ से आगे खोंगा पानी करके एक जगह है। सुना है मैंने। हाँ, और उसके आगे एकता नगर करके एक जगह है, हमारा घर वहाँ था पहले। तो वहाँ पे मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मुझे याद है आज भी, इसीलिए मेरे याद है। चिन पे चोट लगा था और मुझे टाँके लगे थे, तो मुझे आज भी वो याद है कि मैं किस तरीके से गिरी थी और मेरी मम्मी ने किस तरीके से मुझे उठाया फिर आके। तो और वो सब भी मुझे याद है कि मेरे पापा स्कूल के लिए रेडी हुआ करते थे, जैसी गाड़ी ऑन होती थी उनकी, मैं रोना स्टार्ट नहीं, पहले मुझे घूमना है 2 राउंड, उसके बाद आप जाएंगे। तो ये मतलब उस टाइम मैं 2-2.5 साल की ही थी सिर्फ। ओके। हाँ, मुझे मम्मी बताती हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मुझे याद है कुछ कुछ। हाँ, क्योंकि मुझे भी बहुत बचपन की चीज़ें याद है, लेकिन आप रैंडम ट्राई करना अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं बता पाएंगे नहीं उनके बता बचपन में पाते, क्या हो। हाँ।
और मेरे को बहुत अजीब लगता है कि इसके पीछे एक रीज़न यही हो सकता है कि या तो उनका बचपन उतना एंगेजिंग, उतना एनलाइटनिंग या उस तरीके से नहीं था। मम्मी ने मेरी हम दोनों को बहुत इंगेज करके रखा था बचपन से, भैया को और मुझे। एक एक लेकिन सेकंड का खबर रखती थी वो, एक एक सेकंड हमारे साथ, मतलब छोड़ती ही नहीं थी वो हमको। तो वही मैं अभी के पेरेंट्स और अपने मम्मी जो हमारे एज की जो मदर्स हैं, मैं बहुत कंपेयर करती हूँ। कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट मैं सोचती हूँ कि हमारी मम्मियों ने कितना किया है करना चाहिए और compare। अभी के हाँ करना चाहिए करना चाहिए, एक्चुअली, बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों किसी को किसी से कंपेयर करना, ऐसा माइंडसेट है। लेकिन अभी की जो मम्मियों को देखती हूँ जिनके बच्चे 10 साल 15 साल के हो रखे हैं, अभी हो रहे हैं, तो उनकी पेरेंटिंग देखती हूँ और एक तरफ मैं अपनी मम्मी की पेरेंटिंग, मैं मानती हूँ मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, अभी भी हैं। इस फील्ड में आने के बाद 5-6 साल से काम करने के बाद भी मुझे परमिशन लेना होता है कि मम्मी मेरे इस फ्रेंड का बर्थडे है और मैं इनवाइटेड हूँ, मैं जाऊँ या नहीं, ये पूछना होता है मुझे, ये नहीं बोलना होता कि मैं जा रही हूँ। तो मुझे पता है कि वो बस एक टाइम लिमिट होता है, पूछेंगे कब तक आओगी, क्या है कैसा है, बस ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा तो वो कुछ पूछते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे को कॉमन लग रही हैं बिकॉज ना मम्मी का स्पेशली मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल रहा है, हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में। मुझे सब ममाज गर्ल बोलते हैं। सेम। और ममाज बॉय का डायलॉग बहुत अच्छा होता भी नहीं है, लोग उसको एज अ टॉन्ट यूज़ करते हैं, बट मैं बहुत प्राउड हो जाता हूँ, थैंक यू इस टाइटल के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुन मुझे के, बहुत ममाज अच्छा लगता बॉय है। ममाज गर्ल। हाँ। बट एक आप उसका एक पॉजिटिव साइड देखिए ना, आप नेगेटिव साइड को देखेंगे तो फिर आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगने वाली है। मेरे बचपन की भी जो मेमोरीज है ना वो इसी वजह से कि मम्मी साथ में है, सुला रही हैं लोरियाँ, मतलब उस समय की मेमोरीज में को तब से जहाँ भी जिस भी मेमोरी में जो भी चीज़ें याद है मम्मी की वजह से। 10th तक मेरे मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब अल्टीमेट लेवल पे। मेरी मम्मी भी बहुत। और उस समय की तो मतलब किस्से ऐसे हैं कि हम बता दो तो बहुत, मतलब पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थी। बुक वुक फेंक देंगी अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो, गुस्से में आ जाएंगी तो कभी, या फिर मतलब एक दिन हुआ था मैथ्स का, मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ और हम कैलकुलेट करते हैं ना पेपर देने के बाद कितने सही किए कितने गलत किए। उस कैलकुलेशन में 70 आए आउट ऑफ 100 कैलकुलेशन में, रिजल्ट नहीं आया है। एग्ज़ाम दे के आओ, कल दूसरा एग्ज़ाम भी है, पहले मार खाया हो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की मार प्रिपरेशन खाते थे ना, आजकल के पेरेंट्स मारते नहीं है, बहुत अच्छी बात है नहीं मारते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टॉर्चरिंग हो जाता है। लेकिन देखो अपन जिस तरीके से अभी नर्चर्ड है ना, उसके लिए वो ज़रूरी भी था। हाँ, कुछ मोमेंट्स पे ज़रूरी होता है। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। कभी कभी गुस्सा आ जाता है मुझे कि कितने मतलब स्ट्रिक्ट क्यों है यार हर चीज़ में। तो फिर अभी ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत ज़रूरी था ये। अगर नहीं होते ना इतने स्ट्रिक्ट तो मुझे, मतलब मैं लिमिट ही नहीं रखती अपने लाइफ में, मेरे लिमिटेशंस होते ही नहीं, मेरा जो मन कर रहा होता मैं करती, जैसे करते हैं लोग, है ना, आजकल के जो यूथ कर रही है। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन जो आपने बोला ना वो सेम चीज़ की अभी मुझे हर चीज़ पूछ बता के करनी होती है। कल रात को मैं बता के क्या हूँ घर पे कि मैं शो पे जा रहा हूँ, लेकिन 2:30 से पहले मेरे को 3-4 कॉल्स आए। 2:30 पे जब घर पहुँचा हूँ तो डांट खा के सोया हूँ, सुबह उठने के बाद और ज़्यादा डांट खाया हूँ और बहुत बड़े लेवल पे खाया हूँ। तो अभी भी कल मम्मी का सुबह फ़ोन आया था मेरे पास आज, जैसे कल हमारा शो था, बहुत लेट से ख़त्म हुआ, वाइंड अप हुआ सारी चीज़ें, तो मम्मी ने मुझे 11 अराउंड कुछ कॉल किया था, तो आवाज़ से वो समझ गई कि ये सो रही है। तो मैं अभी तक सो रही हूँ, मम्मी शो बहुत लेट तक चला, मैं सुबह 6:30 बजे सोई हूँ, फिर भी बेटा 11:30 हो रहा है, उठ जाओ थोड़ा फ्रेश, मतलब एक है कि नहीं, उसके बाद टाइम का भी थोड़ा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने उनको बताया मेरा पॉडकास्ट भी है, मुझे जाना है, तो हर मम्मी का कहना था कि आज पूरे दिन भर वेस्ट होगा तुम्हारा टाइम, क्या करोगी मैं, फिर मैंने उनको बताया पॉडकास्ट है, वेस्ट नहीं होगा। देख के उनको पता चले कितना ज़्यादा यूटिलाइज हुआ है। सो वाइंड अप कैसे किया जाए मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज बातें काफ़ी सारी हैं और लग रहा है करते रहे, लेकिन अगले एपिसोड के लिए बचा के रखते हैं। ठीक है, फिर मतलब जब नेक्स्ट टाइम अपन बैठेंगे ना तो और सारी बातें निकलेंगी और एक दो डीप लेयर में जा पाएंगे, और होपफुली फिंगर्स क्रॉस तब तक आपकी लाइफ में कोई अच्छा सा इंसान आए जिससे आप प्यार की और बातें कर पाए। अच्छा सा ही सेड ना, मतलब अच्छा हो तो प्यार की बातें करने के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि आपका प्यार में होना ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता ऐसा, है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो आपका एक खुद का एक्सपीरियंस आप तो खुद भी ले सकते हो ना, लोगों को देख करके भी तो आप एक्सपीरियंस लेते हो। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो आपको घर से मिलता है। ठीक है, मैं प्यार को कभी भी नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाती हूँ। अगर आप दो लोग कंपैटिबल हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले हैं, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है किसी तीसरे चीज़ की। ऐसा भी तो आपको कोई मिल सकता है ना, तो आप उसको अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं अवॉइड नहीं कर रही हूँ, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब होनी होगी तो वो फिर रोक नहीं सकते ना। मैं मम्मी से बोलती हूँ कई बार कि मम्मी मुझे ना सिंगल ही रहना है यार, मुझे ना शादी वादी नहीं करनी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा खुद का घर हो बस, आप मेरे साथ रहना। तो वो मुझे बोलती हैं कि बेटा ऐसे एकदम सोच के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा
तो तुम रोक नहीं पाओगी खुद को शादी करने से। अरेंज हो, लव हो, वो तो बात की बात है, बट होगी अगर लिखा होगा तो, और नहीं लिखा होगा तो फिर नहीं होगी, फिर वो तुम्हारा कॉल है। एक लास्ट क्वेश्चन अचानक से दिमाग में, इस फील्ड में होते हुए भी या पहले कभी लव रिलेशन में या किसी फ्रेंडशिप में बहुत ही मस्क्यूलिनिटी का जो होता है वो आपको फेस करना पड़ा कि मतलब वो जो फोर्स होता है या फिर किसी भी चीज़ के लिए फ्रेंडशिप में हाँ, मतलब वो उस समय कैसा फील होता है, कैसा गुस्सा आता है, क्योंकि आप किसी को अच्छा मान रहे हो और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपनी मस्कुलिन पावर को यूज़ करके आपके ऊपर हावी होना चाह रहा हो। ये रिसेंट की बात है। ओके। तो वो फील कैसा था? किस्सा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्या सिचुएशन हुई, बट वो जो भी आप शेयर करना चाहो उसके बारे में। मतलब इतना ज़्यादा हो जाता था ना, मुझे ऐसा लगता था मैं अपना सर फोड़ लेती हूँ। मैं बहस नहीं कर सकती किसी से, फालतू के बहस में इन्वॉल्व होती ही नहीं हूँ मैं कभी। मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरा बाहर आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं रहा है कभी किसी से, दोस्ती यारी में भी नहीं रहा है। मुझे मेरे फ्रेंड्स अगर कुछ बोल भी देते हैं ना तो मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, और मुझे पता होता है कि ये इलॉजिकल बात था यार, दोस्त बोलती है और बोलता है या बोलती है, और इतनी बड़ी बात इसने बोल दी। मतलब गुस्से पे इतना भी कंट्रोल नहीं है कि तुमको ये नहीं पता है कि शी इज़ माई फ्रेंड और ही इज़ माई फ्रेंड। कंट्रोल एक चीज़ है, गुस्से में भी अगर आप ऐसी बात बोल दे रहे हो मतलब कहीं किसी लेवल पे तो उसको फील किए ना। बिल्कुल बिल्कुल तो वो गलत है बहुत ज़्यादा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार मुझे फ्रेंडशिप में डोमिनेट किया गया है, ठीक है, और मेरे चुप्पी का बहुत फ़ायदा उठाया गया है कि मुझे कुछ भी बोल के चला जा रहा है। पता चलता है कौन कैसा है, मतलब जब अच्छा चल रहा होता है, वही जो मैंने बात की है, फ्रेंडशिप में भी बटरफ्लाई स्टेज होता है, तब सब सही लगता है, सब कुछ मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जब एक्चुअली फील होना, बात होना, गुस्से वाला टाइम आना या जब ज़रूरत पड़ना, ये सारे मोमेंट्स होते हैं जब फील होता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि अक्सर आपकी फ्रेंडशिप कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है, या कोई ऐसा इंसान, लड़की हो या लड़का हो, तो कोई ऐसा एंट्री लेता है आपकी लाइफ में कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है कि यार ही इज़ नॉट गुड फॉर यू, शी इज़ नॉट गुड फॉर यू, इसके चक्कर में मत पड़, इससे फ्रेंडशिप मत कर, तेरा ख़राब हो जाएगा, तेरी इमेज की वाट लग जाएगी। क्योंकि वो सामने वाला इंसान ना ऐसा दिखाया हुआ होता है लोगों को, लेकिन आप कभी बैठ के उस इंसान से बात किए हो? बिल्कुल। आप बैठो उसके साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे जो मिल रहा है आपको, आप एक्सपीरियंस करो कि उसकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। आपको उससे पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान एक्चुअल में कैसा है। वो आपके सामने सिर्फ दिन भर हंसी मजाक कर रहा है या बहुत रूड रह रहा है, दैट डजंट मीन कि वो बहुत बुरा इंसान है, ठीक है, या मार्केट में उसकी इमेज खराब है तो वो इंसान बुरा है। मैं कभी जज नहीं करती किसी को। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है मार्केट में, या फिर नॉर्मली कोई बोलता है कि यार कैसे लोगों के साथ रह रहा है, या ये कैसे इंसान से उससे बात करना स्टार्ट मत करो, वो तो ऐसा है, बहुत अलग अलग टैग्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करें तो उनका जब वल्नरेबल साइड पता चलता है, तो वो हमको फील देता है कि कई बार वो होते भी हैं खराब दुनिया के लिए, लेकिन वो क्यों है उसका रीज़न हमें पता चलता है, तो हम और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये मेरे साथ होता है, और मैं ऐसे लोगों से एक्चुअली कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं भी ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद है एज एक्टर भी और नॉर्मली भी ऑब्जर्व करना लोगों को, लोगों की थिंकिंग को, उनकी मेंटालिटी को, है ना। बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि मैं लोगों को समझ पाऊँ और किसी भी तरीके से मेंटल लेवल पे उनको हेल्प दे पाऊँ। ये मुझे भी यही लगता है कि मैं हर किसी की हेल्प करूँ। मुझे यही लगता है कि मतलब मुझे इतना काबिल बना दो भगवान, मेंटली, मैं इमोशनली, मेंटली और ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियली भी लोगों की बहुत अच्छे से मदद कर पाऊँ। गिवर मेंटेलिटी है हमारी, है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो पॉडकास्ट था इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बात करके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपसे एक्सपीरियंस पूछता हूँ, कैसा लगा पॉडकास्ट पे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड फील मतलब कैसा था ओवरऑल ये एक्सपीरियंस? मतलब बोल सकते हैं ना कि सेकंड पॉडकास्ट था आपका। हाँ। तो जो जिन टॉपिक्स पे हमने बात की उन पे ओपन अप होना, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि उस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। मेरा सिर्फ ये मोटिव है पॉडकास्ट से। और उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस। देखिए, मैं आज, आपने बहुत सारे सवाल ऐसे किए जो मैं एक्चुअली चाहती थी जिसके बारे में मैं लोगों को बता सकूं। और बहुत बार मैं सोचती हूँ कि खुद के वीडियोस बनाऊँ और पोस्ट करूँ अपने सोशल मीडिया में, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। तो ये पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम है, बिल्कुल, जिसके कारण आज मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें लोगों तक शायद पहुँच जाएं और बहुत लोगों को हेल्प कर पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। मेरा सौभाग्य मेरा भी सौभाग्य है। सौभाग्य सबका है, आप सबका भी है। मेरा नाम पता है ना आपको? हाँ बिल्कुल, सौभाग्य जिंदल। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आप भी बोलते हैं सब्सक्राइब टू पॉडफ्लिक्स, जो कि चैनल का नेम है। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। इतने खूबसूरत चेहरे से बोला गया यार, सब्सक्राइब कर लो फटाफट। सो
इस पॉडकास्ट को नहीं छोड़िए, रिव्यूज़ नहीं लेते हैं, खुद के पॉडकास्ट के रिव्यू लेने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन लोग देंगे फीडबैक, ज़रूर शेयर करें अपने कमेंट्स में, और जैसा आपको चाहिएगा नेक्स्ट उसके बारे में भी हम लाएंगे। एंड इनके साथ भी हम 1-2 पॉडकास्ट ज़रूर और करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला, कुछ चीज़ें चेंज होंगी साल भर में, बिल्कुल। रिलेशन में ही नहीं, लाइफ में, करियर में, तो बहुत सारी बातें नहीं निकल जाएंगी एंड तब मज़ा आएगा। एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं एंड आपको मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब टू पॉडफ्लिक्स। बाय बाय।